Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic बैक्टीरियोफाज। तो आज की वीडियो में हम लोग बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप की लाइफ साइकिल होती है, उनके बीच में डिफरेंस कैसा होता है और एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन टू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सबसे पहले आई मेंशन हियर बैक्टीरियोफाज दैट द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। ऐसे वायरस जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, उन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इनकी डिस्कवरी की थी एफ.डब्ल्यू. टुआर्ट ने और डी हेरेल ने। देखो, एफ.डब्ल्यू. टुआर्ट ने इनकी डिस्कवरी 1915 पे की थी और एफ.डी. हेरेल ने इसकी डिस्कवरी की थी 1917 पे, इंडिपेंडेंटली वाइल इन्वेस्टिगेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। तो जनरली क्या होता है कि एफ.डब्ल्यू. टुआर्ट और एफ.डी. हेरेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफाज व्हेन बोथ वर इंडिपेंडेंटली वर्किंग अपॉन सम टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जनरली जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दैट इज दे आर फाउंड इन ऑल द हैबिटेट वेयर द बैक्टीरिया में एग्जिस्ट। तो जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी हैबिटेट में देखने को मिल सकते हैं जहाँ जहाँ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनकी अबंडेंसी कहाँ पे होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा अमाउंट पे कहाँ देखने को मिलता है, सॉइल में देखने को मिलता है, सीवेज वाटर में देखने को मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। In humans, it is reported from the intestinal content, urine, blood, saliva and nasal exudates। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जनरली ह्यूमन बॉडी में भी इन सब चीज़ों को देखा गया है, स्पेशली जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव अमंगस्ट ऑल द फेजेस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन द फेज दैट अटैक्स द एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। वैसे तो बहुत सारे फेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है T4 फेज। ठीक है, ये टी इवन फाज भी बोलते हैं इसको। तो टी इवन फाज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म T4 फेज है, जिसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं और यही इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन। तो आपको वहाँ पे यही चीज़ बतानी पड़ेगी जो मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम लोग T4 फाज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टडी भी इसी पे की गई है क्योंकि ये वो पर्टिकुलर बैक्टीरियोफाज है जो कि एस्चेरिचिया कोलाई नाम की बैक्टीरिया को क्या करता है, अटैक करता है। अब इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ फेजेस। अगर हम टाइप ऑफ फेजेस के बारे में कहेंगे तो देखो, हमारे सबसे पहले टी टाइप फेज होते हैं। जो थ्री टाइप फेज होते हैं वो T1 से T7 के बीच में लाई करते हैं। तो पहले आप इतना याद रखो कि हम लोग सबसे पहले टी टाइप फेज पढ़ने वाले हैं। तो टी टाइप फेजेस क्या होते हैं, ये लाई करते हैं फ्रॉम T1 टू T7 और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फेज होता है। मतलब जनरली एक फेज तो हम ऐसे बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अटैकिंग कैपेबिलिटी वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट यानी कि लिटिक और लाइसोजेनिक टाइप के फेजेस होते हैं, लेकिन एक फेजेस हम लोग कंबाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टी टाइप फेज और इनका जो ग्रुप होता है वो लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। इनको हम लोग 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टी इवन फेज, टी ऑड फेज और T5 फेज। देखो, T5 वैसे ऑड नंबर होता है लेकिन इसका एक अलग ही ग्रुप बन जाता है, राइट। और टी इवन फेजेस के अंदर T2, T4, T6 आ जाते हैं। टी ऑड के अंदर वी हैव T1, T3 एंड T7 और T5 फेज बिल्कुल अलग चले जाते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि देखो, जो टी फेजेस होते हैं, टी फेजेस की कैटेगरी हम लोग T1 से T7 के बीच में रखते हैं, जहाँ से T1, T3, T7 को हम लोग टी ऑड के अंदर रखते हैं, T2, T4, T6 को टी इवन के अंदर रखते हैं और T5 फेजेस का अलग ही ग्रुप बनता है। अब इन तीनों में डिफरेंस होता क्या है, देखो, सबसे पहले एक हमारा एंगुलर हेड होता है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होता है। जब आप आगे बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलेगी, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हेड जो होता है यानी कि यहाँ पे जो एंगुलर हेड होता है वो टी इवन फेजेस, टी ऑड फेजेस और इन तीनों में प्रेजेंट रहता है। अब डिफरेंस किस चीज़ का आया, डिफरेंस आता है कॉन्ट्रेक्टाइल टेल का। यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों में ही कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो टी ऑड और T5 फेज होते हैं, टी ऑड फेज में शॉर्ट टेल होती है, T5 फेजेस में लॉन्ग टेल होती है। और इन दोनों में ही क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे बोथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साइटोसिन इन डीएनए, राइट। और अगर हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल टेल के बारे में कहेंगे तो उनका जो डीएनए होता है, इट हैव अ यूनिक बेस दैट इज 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं। देखो, सबसे पहले जो टी इवन फेज होता है, इन तीनों में एंगुलर हेड तो सब में प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्टाइल टेल है और साथ ही साथ क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है टी इवन फेज का, कि इसके डीएनए में एक यूनिक बेस पेयर होता है दैट इज 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। वहीं पे जो टी ऑड फेजेस होते हैं वहाँ पे टेल तो प्रेजेंट रहती है और वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। और यहाँ पे जो टेल होती है T5 फेजेस में वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। और दोनों का ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि इसको टी इवन फेज से डिफ्रेंशिएट करवाता है, वो क्या होता है, दैट दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द
साइटोसिन इन द डीएनए। सेकेंड टाइप फेजेस हम लोग पढ़ते हैं वो होता है वायरुलेंट या फिर लिटिक और टेम्परेट या फिर ए वायरुलेंट। देखो इतना याद रखो कि जो लिटिक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल बच्चे होते हैं, और जो ए वायरुलेंट या फिर टेम्परेट फेजेस होते हैं ये बहुत संस्कारी बच्चे होते हैं, मतलब ये बहुत कहना मानते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, होता है ना एक स्कूल में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो कि प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, दूसरे जो कि स्कूल की प्रॉपर्टी की थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब यूज़ दोनों ही करते हैं फीचर्स को, लेकिन ये कि ये यूज़ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये क्या होता है कि उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ पहले आप याद रखो कि ये जो होते हैं ना वायरुलेंट या फिर लिटिक फेजेस, ये रेप्लिकेट करते हैं कौन सी साइकिल से, लिटिक साइकिल से। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरियोफाज होता है वहाँ पे दो टाइप की साइकिल होती है, एक लिटिक होती है और एक लाइसोजेनिक होती है। ठीक है, तो जो वायरुलेंट यानी कि कैसे फेजेस होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लिटिक साइकिल देखने को मिलती है। लेकिन जो ए वायरुलेंट फेजेस होते हैं, मतलब जो संस्कारी फेजेस होते हैं, वहाँ पे दोनों टाइप से वो रेप्लिकेट करते हैं, वो लिटिक से भी रेप्लिकेट करते हैं और वो लाइसोजेनिक से भी रेप्लिकेट करते हैं। अगर हम प्रोफाज स्टेज के बारे में कहेंगे तो प्रोफाज स्टेज यहाँ पे जनरली एब्सेंट रहती है, लेकिन ये जो प्रोफाज स्टेज होती है वो क्या रहती है, वो लाइसोजेनिक जो वायरसेस होती है वहाँ पे जनरली प्रेजेंट रहती है। ठीक है, दूसरा जो फेज है वो लाइसोजेनिक है, तो ये लाइसोजेनिक से भी रेप्लिकेट करती हैं और ये लिटिक साइकिल, ये दोनों टाइप की रेप्लिकेशन साइकिल शो करते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है दे डू नॉट इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल इन द होस्ट डीएनए। देखो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप लोग आगे लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ोगे बैक्टीरियोफाज की, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये वर्ड्स क्या होता है, प्रोफाज क्या होता है, इंटीग्रेट करना क्या होता है। देखो इंटीग्रेट करना क्या होता है कि ये वायरस है और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिल चुका है आपस में। और डू नॉट इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसने इसको नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हुई है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डू नॉट इंटीग्रेट, मतलब कि यहाँ पे जो वायरल डीएनए होता है वो होस्ट डीएनए को डैमेज तो कर देता है, लेकिन कभी भी उसके साथ मिक्स होकर प्रोफाज स्टेज नहीं बनाएगा। लेकिन जो टेम्परेट फेजेस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को पेनिट्रेट करते हुए क्या करता है, कुछ टाइम में वो बैक्टीरियल सेल के साथ क्या करता है, वायरल डीएनए वो इंटीग्रेट कर जाता है, मिक्स हो जाता है और फाइनली एक नया डीएनए बनाता है। और अपने डीएनए के साथ वो कुछ पार्ट क्या करता है, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ कुछ पार्ट अपने डीएनए का भी दे देता है, तो उसको हम इंटीग्रेशन की कंडीशन बोलते हैं। अगर वायलेंट फेजेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो वी हैव T2 T4, और टेम्परेट फेजेस के एग्जाम्पल में वी हैव F2N M12। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज के बारे में। तो देखो बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल टेडपोल की तरह होता है या फिर स्पर्मेटोजॉइड की तरह होता है। स्पर्मेटोजॉइड आप लोग को पता ही होगा कि इस तरीके से क्या होता है कि मेल गैमेट की अपने आप एक स्टेज है जहाँ पे क्या होता है, मोटाइल हेड और पीछे से क्या होता है, फ्लैजिला देखने को मिलता है, राइट। तो स्पर्मेटोजॉइड क्या हो जाता है, ये मेल गैमेट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, और टेडपोल क्या होता है, वो एक चाइल्डहुड फेस है किसकी, फ्रॉग की। तो जनरली ये जो बैक्टीरियोफाज होता है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टेडपोल की तरह लगता है या फिर स्पर्मेटोजॉइड की तरह लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है T4। इस चीज़ को याद रखना बिकॉज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अबाउट द T4 बैक्टीरियोफाज। नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पे हेड के बारे में देखना है कि बैक्टीरियोफाज का जो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है हेड। इसका जो हेड होता है वो बिल्कुल पॉलीहेड्रल होता है। It is connected to a helical tail via short collar. The size is approximately 950 एंगस्ट्रॉम to 650 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एक्चुअली इसकी लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं 950 एंगस्ट्रॉम into 650 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसका बेसिक साइज है। इसका जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल फॉर्म में होता है, और जनरली क्या होता है, ये कॉलर के थ्रू किससे कनेक्टेड रहता है, हेलिकल टेल से। ठीक है, जो पॉलीहेड्रल हेड होता है वो टेल से कनेक्टेड रहता है बाय मीन ऑफ अ कॉलर। और यहाँ पे क्या होता है, इस हेड का साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 950 एंगस्ट्रॉम into 650 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड पोर्शन जो कि होता है कॉलर। कॉलर क्या होता है, ये एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है बिटवीन द हेड एंड द टेल। थर्ड वी हैव द टेल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हेड। जितनी लेंथ हेड की होगी उतनी ही लेंथ क्या होती है, टेल की भी होती है। एट द एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल टेल अ हेक्सागोनल टेल प्लेट और द एंड प्लेट इज प्रेजेंट। देखो टेल प्लेट की एंड पे क्या होता है, जो हमने बोला सबसे पहले हमने बोला हेड क्या होता है, वो कॉलर के थ्रू टेल से अटैच रहता है। टेल के एंड पे क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एंड प्लेट बोलते हैं या फिर हेक्सागोनल टेल प्लेट बोलते हैं। ये जो टेल प्लेट होती है इसके बाद 6 टेल फाइबर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग पिंस भी बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, उस प्लेट की सरफेस के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉम थिकनेस इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ ये जो टेल पिंस होते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फेज टू द होस्ट सरफेस। ठीक है,
पहला हो जाता है एड्सॉर्प्शन ऑफ द फेज टू द होस्ट सरफेस। तो ये क्या करता है कि होस्ट सरफेस से एक पर्टिकुलर फाज को एड्सॉर्ब कराता है, मतलब उसको अटैच करवाता है। सेकंड थिंग व्हाट वी हैव इज एंजाइम सिक्रीटेड बाय दिस पिंस। ये जो पिंस होते हैं ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये जो पिंस होते हैं जब ये बैक्टीरियोफाज को क्या करवाते हैं, होस्ट की सरफेस से अटैच करवाते हैं, तो अटैचमेंट के बाद क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देते हैं, लिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं अबाउट द टेल पिंस। द कॉलर हैज एन इनर हॉलो ट्यूब जिसको हम कोर बोलते हैं, विच इज सराउंडेड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल शीट ऑफ 24 एनुलर रिंग्स। ठीक है, जो कॉलर होता है इसके पास एक इनर हॉलो ट्यूब निकलती है जिसको हम कोर बोलते हैं, और जो कोर होता है ये अबाउट 24 एनुलर रिंग्स की शीट से सराउंडेड रहती है। नाउ सी, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर द बैक्टीरियोफाज। अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, हमने बोला कि बैक्टीरियोफाज के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है कॉलर और एक होता है टेल। ये हेड वाला पोर्शन है जो कि पॉलीहेड्रल फॉर्म में है। इस हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, मोस्टली डीएनए होता है यहाँ पे। तो हेड के अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो हेड होता है जो कि पॉलीहेड्रल फॉर्म में है, ये जनरली किसका बना होता है, ये एक प्रोटीन कोड टाइप का होता है, राइट, जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। ये जो पॉलीहेड्रल हेड होता है ये टेल से कनेक्टेड होता है बाय मीन ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉलर। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है कॉलर। ये जो पर्टिकुलर टेल स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे पूरा, इसमें ये 24 एन्युलर रिंग्स देखने को मिलती है। ये जो 24 रिंग्स होती है इसको हम बोलते हैं एन्युलर रिंग्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन्युलर रिंग्स। और ये एन्युलर रिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल हॉलो कोर होता है, हॉलो होता है बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आप यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर, बिल्कुल मकड़ी का जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, स्पाइडर लाइक। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं, जो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर है, 6 लेग्स होते हैं मोस्टली, तो इसको हम टेल पिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेल पिन बोलते हैं। और ये एंड पे 200 एंगस्ट्रॉम थिकनेस यहाँ पे देखी जा सकती है इन दिस प्लेट। ये जो एंड प्लेट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसल प्लेट या फिर एंड प्लेट होती है जो कि ये जो पर्टिकुलर टेल है इसके एंड पे देखने को मिलती है। और जो टेल पिन्स या फिर फाइबर्स होते हैं, ये फाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये इससे अटैच रहता है और ऑलमोस्ट क्या होता है, 6 इन नंबर्स होते हैं, राइट। तो जनरली क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का, जहाँ पे आप देख सकते हो हेड है। इसका जो हेड है वो प्रोटीन कोड की तरह एक्ट करता है, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो हेड होता है वो टेल से कनेक्टेड रहता है बाय मीन ऑफ द कॉलर। जो टेल होता है वहाँ पे 24 एनुलर रिंग्स देखने को मिलती है, जनरली कॉलर वाले रीजन पे 24 एनुलर रिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो पूरा हॉलो कोर बनाता है। देन यहाँ पे बेसल प्लेट से क्या होता है, 6 पिंस लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग टेल पिंस बोलते हैं। लास्ट व्हाट वी हैव इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज। अब देखो हम बैक्टीरियोफाज का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। दैट दिस पार्टिकल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अबाउट प्रोटीन से बने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%, और 40 to 50% इसमें न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। तो अगर केमिकल कंपोजिशन आता है तो आप वहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वहाँ पे 50 to 60% प्रोटीन होता है, 40 to 50% न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। सबसे कम प्रपोर्शन पे यहाँ पे लिपिड देखने को मिलता है, लिपिड आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रपोर्शन। और मोस्टली अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में कहेंगे, जो T4 बैक्टीरियोफाज होता है वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखने को मिलता है, और बहुत रेयर कंडीशन होती है कि वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे डीएनए प्रेजेंट हो, आरएनए प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल एक टाइम पे बैक्टीरियोफाज में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, जो भी प्रेजेंट हो, बट बोथ ऑफ दिस डीएनए एंड आरएनए विल नेवर बी प्रेजेंट टुगेदर एट अ सेम टाइम। एक टाइम पे दोनों के दोनों कभी भी साथ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। इसका जो कैप्सिड होता है इट इज इलोंगेट आइकोसाहेड्रॉन। ठीक है, 120 नैनोमीटर लॉन्ग होता है और 86 नैनोमीटर कैसा होता है, वाइड होता है। एट द एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन कि जो बैक्टीरियोफाज होता है वो रेप्लिकेशन शो करता है बाय 2 मोड, एक लाइसोजेनिक मोड होता है और एक लिटिक मोड होता है। इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक बैक्टीरियोफाज। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।